गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा क्लास 11th हिंदी मीडियम आरबीएससी का चैप्टर 4 का लेक्चर 7 है। इट इज द लास्ट लेक्चर। ठीक है, देखिए अभी इससे पहले वाला जो लेक्चर 6 था उस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने एमओटी के बारे में डिस्कस किया था। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है। आणविक कक्षक सिद्धांत बिल्कुल जैसे हमने उससे पहले पढ़ा था। आणविक कक्षक सिद्धांत में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब परमाणु कक्षक मिलते हैं तो मतलब परमाणु भाग नहीं ले रहा, परमाणु का परमाणु कक्षक भाग ले रहा है, और जो परमाणु कक्षक आपस में मिल रहे हैं तो आणविक कक्षक बना रहे हैं। अब परमाणु कक्षक जितने होंगे, यदि वो 2 होंगे तो आणविक कक्षक भी 2 बनेंगे, यदि परमाणु कक्षक 3 है तो आणविक कक्षक भी 3 होंगे। तो आपके जो आणविक कक्षक सिद्धांत है, जो एमओटी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत में द्विपरमाणुविक अणुओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं द्विपरमाणुविक अणु, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है जहां पर 2 परमाणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो द्विपरमाणुविक अणु में अभी तक क्या देखा था, जैसे H2, He2, C2, B2, Li2, इन सब के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत का जो एक सामान्य चित्र था वो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग हो रहा है। ठीक है, रेखीय संयोग से हो रहे हैं। तो रेखीय लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी होता है, रेखीय संयोग जब भी होता है तो क्या होता है, 2 परमाणविक कक्षक जिन्हें हमने साई ए और साई बी से बताया था, तो वो दोनों जुड़ भी रही है और वो दोनों घट भी रही है। तो साई ए और साई बी का जो हमने कॉम्बिनेशन किया था, जो रेखीय संयोग किया था, एक हमने ये बनाया था और एक हमने ये करा था। ठीक है, तो इसको जब आप खोलेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a+b² का, वो a-b² का, तो a²। तो यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, घनत्व है वो +2 सिग्मा ab से बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 सिग्मा ab कम हो रहा है। तो इसी आधार पर ये बताया गया था कि 2 परमाणु कक्षक जब आपस में रेखीय संयोग द्वारा 2 आणविक कक्षक बनाते हैं तो वो जो 2 आणविक कक्षक होते हैं उनमें से एक तो कैसा होता है, बंधी होता है, एक तो होता है बंधी और एक होता है प्रतिबंधी। ये मैं कल बता चुकी हूँ। अब आणविक कक्षक सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के लिए जो नाइट्रोजन तक के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि O2 यदि मान लीजिए O2 है, ठीक है, या O2 के आगे का कोई भी द्विपरमाणुविक अणु है तो उसमें हम कैसे चित्र बनाएंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हम O2 का ही आणविक कक्षक सिद्धांत से चित्र बना रहे हैं और उसके बाद फिर हम उसकी गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक तरफ ऊर्जा ली, ये आपकी ऊर्जा होगी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यहाँ पर आपने लिया परमाणु कक्षक, 2 परमाणु कक्षक हो जाएंगे क्योंकि 2 परमाणु जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, और 2 परमाणु कक्षक के रेखीय संयोग से क्या बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे। क्लियर। अब आपका जो परमाणु कक्षक है वो कौन सा वाला है, ऑक्सीजन वाला है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल परमाणु कक्षक किसका है, ऑक्सीजन का है, और ये भी ऑक्सीजन का है, तो ये किसका हो जाएगा, ये O2 का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। O का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होगा, 1s2, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1s2 के बाद फिर 2s2, ठीक है, उसके बाद 3p, 2p4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2, 2s2, 2p4। इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेम आप यहाँ पर करेंगे, ये भी 1s2, ये 2s2, ये 2p4, 1 2 3 और 4। क्लियर। अब आप यहाँ पर देखिए, जब ये 2 परमाणु कक्षक आपस में मिल रहे हैं तो परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक बनाएंगे। ठीक है, एक आणविक कक्षक ये बना, एक आणविक कक्षक ये बना। क्लियर। ठीक है, ये कौन सा वाला होगा, ये होगा सिग्मा 1s² बॉन्डिंग, बंधी, और ये कैसा होगा, सिग्मा प्रतिबंधी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद 2s के बनाएंगे आप सेम, यहां तक बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, ये आपका सिग्मा 2s² का बंधी हो गया और ये आपका प्रतिबंधी हो गया। क्लियर। ठीक है, अब आप आगे पी पर। आपको पता है पी में कितने प्रकार के
P से जो आणविक कक्षक बनेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर अब नीचे सिग्मा आ जाएगा। नाइट्रोजन तक के में नीचे क्या आए थे, 2 पाई बंद आए थे, पाई के लिए बॉन्डिंग आई थी। यहाँ पर नीचे सिग्मा आ जाएगा, ऊपर पाई आएगा। ये बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। तो जो मेजर फर्क है वो यहाँ पर है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कौन सा नीचे वाला किसका बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, सिग्मा 2pz², ठीक है, और पाई 2px² और पाई 2py²। क्लियर, ठीक है। हमने स्क्वायर क्यों लिखा है, अभी आप देखो यदि हम ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं भी भरते हैं तो अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर वाले कैसे हैं, प्रतिबंधी हैं। ये कौन से हैं, पाई 2px* और पाई 2py* और सिग्मा 2pz। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया कि सिर्फ जो यहाँ पर फर्क है आपके इस वाली जगह पर कि नाइट्रोजन से पहले वालों के लिए तो कैसे ब्रेकिंग हो रही है, इस तरीके से टूट रहा है। ये देखो ऐसे है, ये समझने की जरूरत है आपको कि जो P टूटता है तो उसमें P में नीचे यहाँ 2 पाई है और ये किसका है, ये सिग्मा और ये पाई, ये तो इनके लिए है। और ऑक्सीजन से फर्दर यदि ऑक्सीजन के आगे की जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आगे के लिए ये वाला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन में कितने मैक्सिमम जा सकते हैं, 2, फिर उसके बाद इसमें 1 जाएगा, फिर इसमें 1 जाएगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें दूसरा जाएगा, इसमें दूसरा जाएगा, 6 भर गए। उसके बाद कितने बचे, टोटल थे 8, 6 भर गए। उसके बाद 1 ही हो गया, 1 ही हो गया। क्लियर, ठीक है। तो अब आप इसका एनर्जी ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऊर्जा का क्रम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s²। अब जो आप ये भरते हैं, आपने जितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सिग्मा में 2 भरे हैं, पाई में कितने भरे हैं, 2 भरे हैं, और यहाँ पर पाई में कितने भरे हैं, 1 भरे हैं। क्लियर, तो सिग्मा s², सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s² प्रतिबंधी, फिर सिग्मा 2s², फिर प्रतिबंधी 2s², फिर उसके बाद सिग्मा 2pz², फिर उसके बाद पाई 2px इक्वल एनर्जी, पाई 2py, दोनों में 2 है, ये बंदी हो गए। उसके बाद पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1 और पाई 2py x और y 1। क्लियर, इस तरीके से हम ऊर्जा का क्रम लिखेंगे। अब यदि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बंध क्रम का फॉर्मूला होगा Nb - Na/2, बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप बंदी देखिए, ये बंदी है, ये बंदी है, ये बंदी, मीन्स 2, 4, 6, 8, 10। ओके, 10 माइनस प्रतिबंधी देखिए 2, 4, 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बंध क्रम जो आ गया वो 2 का आ गया। इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में कितने का बंध क्रम है, 2। तो यदि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा हो रहे हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जो लोन पेयर है वो कितने होंगे, 2। ठीक है, तो एक तो हमने बंध क्रम बता दिया, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, अयुग्मित। यदि किसी भी अणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित, यानी पेयर नहीं, अकेला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा अणु कहलाता है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब यदि उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो चुंबकीय रेखाओं को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये मालूम कर सकते हैं, यानी तो इस तरीके से आपको ये बनाना है आणविक कक्षक सिद्धांत। वो कोई सा भी पूछ सकता है आपसे, आपको सभी बताने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है हाइड्रोजन बंध। देखिए हमने, ठीक है, अब हाइड्रोजन बंध देखिए कैसे है। जैसे अभी हमने कितने प्रकार के बंध पढ़े, आयनिक बंध पढ़ा, सहसंयोजक बंध पढ़ा, ठीक है।
बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, रासायनिक बंधन किस तरीके से होता है, ये पढ़ा। तो जो हाइड्रोजन बंध है वो कैसा बंध है? हाइड्रोजन बंध हमेशा किस प्रकार के अणुओं में पाया जाएगा? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, विद्युत ऋणी परमाणु। कौन से हैं अधिक विद्युत ऋणी परमाणु? जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यदि हाइड्रोजन के साथ बंध बनाए तो वह बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये आपके पास है HF, ये अणु है HF, ठीक है। ऐसे ही एक ये दूसरा अणु है HF, ऐसे ही एक तीसरा अणु है HF, ठीक है। अब ये H और F में यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों का साझा, ये जो बंध है ये कैसा बंध है? आपसे पूछा जाए तो ये तो सहसंयोजक बंध है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ये बंध कैसा बंध है? आपको ध्यान रखना है, ये सहसंयोजक बंध है, ठीक है। अब आपको बताया था कि HF जब दो परमाणु एक बंध से जुड़े हुए हैं तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉनों को, वो साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये साजित इलेक्ट्रॉन है, इन साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, इसके ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है। क्लियर? ठीक इसी तरीके से इस पर भी माइनस चार्ज आ जाता है, इस पर भी प्लस चार्ज आ जाता है, इस पर भी ऋण आवेश आ जाता है, इस पर प्लस आवेश आ जाता है, ठीक है। तो इस सहसंयोजक बंध से जो अणु बने हुए हैं, ये अणु ही तो है, ठीक है। तो क्या होता है? ये ऋण आवेश हो गया और ये धन आवेश हो गया, तो इन दोनों के बीच में भी आकर्षण स्टार्ट हो जाता है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगने लगता है क्योंकि ये धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बल लगने लगता है। तो ये जो हमने जो डॉटेड लाइन से हम बता रहे हैं, जो अब रेखांकित रेखा से हम बता रहे हैं, वो किस चीज को बता रहा है? वो हाइड्रोजन बंध को बता रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन बंध क्या है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, ये कैसे प्रकार के बंध होते हैं? ये दुर्बल प्रकार के बंध होते हैं। किसके कंपैरिजन में? आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध की तुलना में हाइड्रोजन बंध काफी दुर्बल होते हैं, ठीक है। इन्हें हम कैसी रेखा से प्रदर्शित करते हैं? इसे हम रेखांकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अब हाइड्रोजन बंध जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार? देखिए, हाइड्रोजन बंध के प्रकार दो हैं। एक बंध तो है कैसा? एक बंध है आपका अंतराणु बंध, अंतराणु हाइड्रोजन बंध, और एक है अंतर, और दूसरा बंध कौन सा है? दूसरा बंध है अंत है अणु का हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अंत है अणु हाइड्रोजन बंध, क्लियर? तो जो अंतराणु हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, जो अंतराणु का मतलब है विभिन्न परमाणुओं के मध्य जो बने, विभिन्न अणुओं के मध्य जो बने, आप ऐसे समझिए, विभिन्न अणुओं के मध्य, मतलब विभिन्न अणुओं से मतलब एक से ज्यादा अणु। विभिन्न का मतलब यहाँ पर किस चीज से है? विभिन्न का मतलब है एक से ज्यादा अणुओं के मध्य। आप ऐसे लिखिए इसको कि एक से ज्यादा अणुओं के मध्य बना हाइड्रोजन बंध, वो तो क्या कहलाता है? अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और अंतः अणु हाइड्रोजन बंध कौन सा कहलाता है? जो एक अणु के मध्य बनता है, एक अणु के मध्य बनता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे बन रहा है, इसको अब आप ऐसे समझेंगे कि अंतराणु का मतलब है, जैसे मैंने ये जो उदाहरण बनाया है कि एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, आप देखिए ये एक अणु, किसका अणु है? ये जल का अणु, ये भी जल का अणु,
ये भी जल का अणु। क्लियर। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इस पर माइनस आवेश आ जाएगा, आंशिक इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस धनावेश आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने बीच लेगा। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध। बट हाइड्रोजन बंध में भी कौन सा वाला बंध होगा? अंतराणुक बंध। अंतरा का मतलब एक से ज्यादा अणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसे हम, जैसे इंटरनेशनल को ही बोलते हैं वाकई में। ये अंतराणुक मीन्स इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब मोर देन 2 नेशंस। ठीक है। तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का उदाहरण ये है। ठीक है। ऐसे HF हो गया, ऐसे अमोनिया हो गया, यानी कि जो बंध बनेगा उसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य बंध बनता है। ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा है? अंतः अणु। कौन सा है दूसरा? अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। जैसा कि बताया है आपको परिभाषा में कि एक अणु के मध्य जो बंध बनता है, जैसे मैंने यहां पर ये संरचना लिखी, ये है किसकी संरचना है? ये आपको मैंने लिखा सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल लिखा है? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक अम्ल में ये फिनाइल रिंग है, इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। क्लियर? OH ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आप देखो O की विद्युत ऋणता तो ज्यादा है कार्बन की तुलना में, क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश है। ठीक है। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो यह हाइड्रोजन कैसा है? प्लस आवेश है। तो यहाँ पर इनके मध्य जो बंध बना हुआ है, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व हाइड्रोजन के साथ, ये वाला बंध तो सहसंयोजक बंध है, नॉर्मल प्रकार का बंध है। ये ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन से जिस बंध से जुड़ी हुई है, ये बंध क्या कहलाता है? ये बंध कहलाता है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। एक ही अणु के अंदर अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। क्लियर? कि एक ही अणु के अंदर जो बंध है उसे हम कहते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। या फिर इसका दूसरा उदाहरण आप देखिए क्या हो सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए कि ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इसमें यहां पर लगा हुआ है OH, यहां पर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, इसके ऊपर ऋण आवेश है, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आवेश है, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आवेश है और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बन रहा है ये कौन सा बंध है? ये बंध भी अंतः अणु हाइड्रोजन बंध है। तो हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के हैं, एक अंतराणुक, एक अंतः अणु। अब आपसे ये पूछा जाए कि अंतराणुक और अंतः अणुक में कौन सा वाला प्रबल है, कौन सा वाला दुर्बल है? तो अंतराणु कैसा होता है? प्रबल। और अंतः अणु कैसा होता है? दुर्बल। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये तो एक ही अणु में, अंतः अणु की परिभाषा क्या है? जो एक ही अणु के मध्य बने, तो इसमें तो सिर्फ एक ही अणु है, जबकि अंतराणु में एक से ज्यादा अणु है। तो जब एक से ज्यादा अणु होंगे तो उनके मध्य जो बंध होगा वो कैसा होगा? प्रबल प्रकार का होगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन बंध से हम कौन कौन सी विशेषताओं को बता सकते हैं? जैसे जल में विलेयता को समझा सकते हैं, जल में विलेयता को। ठीक है। या अवस्था को बता सकते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O द्रव है और H2S गैस क्यों? ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि H2O द्रव है और H2S गैस। तो H2O द्रव क्यों है? क्योंकि H2O में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। तो जब इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो ये अणु कैसे होते हैं? पास पास आ जाते हैं, और पास पास आ जाते हैं तो इनमें क्या हो जाता है? संगुणन हो जाता है। और संगुणन जितना ज्यादा होगा विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी अवस्था को, इनकी विलेयता को, सभी प्रकार के गुणों को हम किससे बता सकते हैं? हाइड्रोजन बंध से बता सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचता है वो है फाइन के नियम। ठीक है। फाइन के नियम किस चीज को बता रहे हैं कि आपने अभी तक आयनिक यौगिक पढ़े। आयनिक यौगिक किससे मिलकर बन रहा है? आयन से मिलकर बन रहा है। और आयन में क्या है? आयन में एक धनायन है, एक ऋणायन है। ठीक है। तो आयनिक यौगिक में कैसे गुण होंगे? आयनिक गुण होंगे। और सहसंयोजक यौगिक में कैसे गुण होंगे? सहसंयोजक होंगे। तो यदि आयनिक यौगिक में हमें सहसंयोजक गुणों के बारे में मालूम करना है
भाई आयनिक यौगिक कैसे गुण दिखाएगा, आयनिक ही दिखाएगा। लेकिन यदि हमें आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुणों के बारे में मालूम करना है तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, तो हम लगाएंगे सहसंयोजक गुण। तो हमें ये मालूम करने के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फायंस। उस फायंस ने कुछ नियम दिए। पहले आप देखिए फायंस के नियम क्या कहता है। फायंस कहता है कि किसी भी धनायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा, जितना ज्यादा धनावेश होगा, ठीक है, धनावेश है, या यदि आवेश ज्यादा होगा तो धनायन का आकार जितना कम होगा, ठीक है। तीसरा, ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा, और चौथा, ऋणायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, और वे आयन जिनमें छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास पाया जाता है, जिनमें छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, अधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या मतलब हुआ, सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये नियम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक है। अब आप सबसे पहले ये देखिए आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक का मतलब है ये धनायन, ये ऋणायन। ये एक आयनिक यौगिक है NaCl, Na के ऊपर प्लस आवेश है, Cl के ऊपर माइनस आवेश है, दोनों ने मिलकर एक यौगिक बना रखा है, ठीक है। अब आयनिक यौगिक में आयन है, तो यहाँ पर फायन क्या कह रहे हैं कि धनायन भी और ऋणायन भी, धनायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा, धनायन के ऊपर जितना ज्यादा आवेश होगा, जैसे NaCl और MgCl2, दोनों में देखो Cl है, इस पर Na के ऊपर कितना आवेश है +1, और यहाँ पर Mg के ऊपर कितना आवेश है 2। तो धनायन में किसके ऊपर आवेश ज्यादा है, यहाँ पर आवेश ज्यादा है। तो आपसे भी पूछा जाए कि NaCl और MgCl2 में कौन सा संयोजक ज्यादा है, ये ज्यादा है सहसंयोजक, क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि धनायन पर जितना ज्यादा धनावेश होगा, और आपको भी पता है आवेश जितना, धनायन का आवेश जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, इसका आकार उतना छोटा होता चला जाता है। तो आवेश जितना ज्यादा होगा धनायन पर, आकार उतना ही कम होगा। ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये छोटा धनायन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, Cl से, मतलब ये एक ऋणायन से जुड़ा हुआ है। आपने पढ़ा है कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि धनायन का आकार हमेशा छोटा होता है, ऋणायन का आकार हमेशा बड़ा होता है। तो धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, और इसकी ये जो बाहर की जो कोश होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अभ्र। इलेक्ट्रॉन अभ्र का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यही घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, इसको ये क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है ये धनायन। तो जिस धनायन पर आवेश ज्यादा होगा, जिसका आकार कम होगा, वो ऋणायन की इलेक्ट्रॉन अभ्र को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इसकी एक जो प्रॉपर शेप थी, इसकी जो एक प्रॉपर आकृति थी, वो इलेक्ट्रॉन अभ्र कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। विकृत का मतलब अभी तक तो ये इस तरीके से जुड़े हुए थे, अब देखो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये तो धनायन, ये ऋणायन, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन इसने खींचा तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन अभ्र इसकी साइड आ गई। अभी ये बिल्कुल गोल नहीं रहा, अभी कैसा हो गया, ऐसा थोड़ा टेढ़ा सा हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर खींच लिया, इसने इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर खींच लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभ्र विकृत हो गई। तो जितनी ज्यादा विकृति होगी उतना ज्यादा सहसंयोजक गुण होगा, क्योंकि सहसंयोजक गुण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होना। इसने इसको अपनी ओर खींच के क्या कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। तो कौन सा गुण आ गया आयनिक यौगिक में, सहसंयोजक गुण आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा, ऋणायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा। जैसे मानो एक है H2O और एक है H2S,
ठीक है, 2 यौगिक दे रखे हैं, एक जल दे रखा है, एक H2S दे रखा है, पूछ रहा है किसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा। अब आप यहाँ पर हाइड्रोजन से तो बता नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन तो धनायन है और दोनों कॉमन है। ऑक्सीजन अलग अलग, ये ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, ठीक है, ये ऋणायन है। तो अब आप देखो, आपने आवर्त सारणी में पढ़ा है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आकार बढ़ता है, इसका आकार बढ़ा है, ठीक है। तो लिखा है कि ऋणायन पर, ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा, ऋणायन क्या है उतना ही ज्यादा कैसा होगा, ध्रुवित होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन अब की जो विकृति हो रही है इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवणशीलता भी कहते हैं। जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो वहां पर ध्रुवणशीलता हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, इस फाइन्स के नियम में वो क्या कह रहा है कि किसी भी धनायन पर जितना ज्यादा धनावेश होगा, धनायन का आकार जितना कम होगा, ऋणायन की बात कर रहे हैं, यदि हम ऋणायन को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उस पर आवेश जितना ज्यादा होगा, या ऐसे आयन जिसमें छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास है। छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व क्या चाहता है, अष्टक चाहता है, मतलब उसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, S2p6 होने चाहिए, यही अष्टक है। लेकिन यदि उसमें D10 है तो इस विन्यास को क्या कहते हैं, हम छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। इसका मतलब यदि D10 है तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 18 इलेक्ट्रॉन किन में होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों में होते हैं। तो जैसा मान लीजिए आपको कोई एक उसने दे दिया NaCl, उसने आपको दे दिया NaCl और AgCl, पूछा बताइए कौन सा किस आयनिक किसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे, इसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे क्योंकि ये कौन से ब्लॉक का सदस्य है, डी ब्लॉक का सदस्य है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वे आयन जिनमें छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं अधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करते हैं। और सहसंयोजक, ठीक है, तो किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण, और सहसंयोजक गुण मैंने आपको बताया हुआ है किस प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक गुण जो है उसमें क्या होता है कि सहसंयोजक गुणों में आप कैसे जल में विलय नहीं होते, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हो, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ठीक है, उनकी जल में विलयता कम होती है। तो जितने भी सहसंयोजक गुण के जो लक्षण हैं वो सारे के सारे हम इन नियमों के द्वारा मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि फाइन के नियम के क्वेश्चन उसने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे वो आपसे यदि ऐसे पूछ ले कि AgCl और AgI में, AgCl दिया हुआ है उसने आपको और AgI दिया हुआ है, तो वो पूछ रहा है कौन अधिक सहसंयोजक है। तो आप देखेंगे धनायन तो कॉमन है, इससे तो आप बता ही नहीं सकते, अब ऋणायन से बताएंगे। ऋणायन में आकार किसका बड़ा है, आवेश दोनों पे बराबर बराबर है, आवेश से भी नहीं बता सकते ऋणायन की, तो किससे बताएंगे, ऋणायन के आकार से बताएंगे। आकार जितना ज्यादा होगा, किसका आकार ज्यादा, इसका आकार ज्यादा, तो इसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसको पढ़ें, कहीं कुछ दिक्कत आती है तो पूछें। थैंक यू।